अच्छा, वही जो पेडिग्री प्रवक्ता है उनके। राजू तिवारी कौन है वो जा करके अपने मौसा से पूछिए। आप मौसा जानते हैं कौन है प्रिंस राज के? वो व्यक्ति जिसे उस समय हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उनको सदन का नेता बनाया था। सदन का नेता का शब्द शायद पेडिग्री प्रवक्ता नहीं समझ पाते हैं। अपने पिताजी के जीते जी, जो उस समय सांसद हुआ करते थे, ठीक है, वो मोदी लहर में भले जीत के आए होंगे या जैसा भी हो, उन्होंने प्राप्त किए थे 47,218 और हारे थे वो लगभग महेश्वर हजारी जी से, जिन्होंने इनके पिताजी को भी वैसे एक बार हराया था। हारे थे ये 84,904 वोट पाए थे महेश्वर हजारी जी ने। इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संसदीय बोर्ड के महासचिव हैं और इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। निशाना साधा गया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पर। बेरोजगार बताया गया है राजू तिवारी को। रालोसपा के प्रवक्ता हैं मनीष आनंद, उन्होंने हमला बोला है प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पर। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और मयंक मौली सर हमारे साथ हैं, संसदीय बोर्ड के महासचिव हैं, और इनसे बातचीत इसलिए जरूरी हो जाती है कि हाल के दिनों में रालोसपा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सियासी जंग और तेज होती हुई नजर आ रही है और इसी जंग की वजह से, इसी जंग का परिणाम है कि इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। वार पलटवार, तगड़ा वार पलटवार चल रहा है। हमारे साथ मयंक मौली सर हैं। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा तगड़ा हमला बोला गया है आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पर। उनको बेरोजगार बताया गया है और ये कहा गया है कि अगर वो इतने बड़े तुर्रम खां हैं, तुर्रम खान शब्द का इस्तेमाल नहीं, लेकिन जो कहने की कोशिश की गई है वो कि अगर वो इतने बड़े नेता हैं, इतनी समझ है उनको बूथ की, मतदाताओं की, तो क्यों नहीं बिहार का उपचुनाव, तारापुर और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव जितवा दिया। किसने कहा है वैसे ये? मनीष आनंद हैं, रालोसपा के प्रवक्ता हैं। अच्छा, वही जो पेडिग्री प्रवक्ता है उनके। जी जी। अच्छा, तो खैर मैं पेडिग्री प्रवक्ताओं पे कुछ नहीं कहूँगा। और रही बात हमारे माननीय अध्यक्ष राजू तिवारी जी की, तो मैं उनके अध्यक्ष सांसद जो हैं प्रिंस राज जी, उनके बारे में कहूँगा कि राजू तिवारी कौन है वो जा करके अपने मौसा से पूछिए। आप मौसा जानते हैं कौन है प्रिंस राज के? मौसा हैं उनके पशुपति कुमार पारस जी, जो उनके चाचा भी हैं और मौसा भी हैं। तो अपने मौसा से पूछिए जाके कि राजू तिवारी कौन व्यक्ति हैं, किस व्यक्ति का नाम है और उस व्यक्ति की पार्टी में क्या महत्ता हुआ करती थी और है। ठीक है, रही बात चुनाव की, तो राजू तिवारी जी वो व्यक्ति हैं जो मैंने वो, जैसा आपने बोला कि भाई उन्होंने कहा है कि राजू तिवारी जी चुनाव नहीं जीते वगैरह। 2015 में मैं आपको ले चलता हूँ, ठीक है। 2015 में महागठबंधन के तौर पे नीतीश जी और लालू जी की पार्टी लड़ रही थी। एक बाकायदा उन्होंने अच्छी खासी विजय भी हासिल की थी। उन लोग की एक अंडर करंट सिचुएशन भी था जो वोटरों में, जो आपने देखा होगा, एक ध्रुवीकरण था, माहौल था। उस माहौल में जब ये कहते हैं कि 2014 के मोदी लहर में अगर जीत गए थे राजू तिवारी जी, तो 2015 का जब चुनाव हुआ था तो उनके माननीय मौसा जी, चाहे वो खुद अपना चुनाव क्यों हार गए थे। 2015 का चुनाव राजू तिवारी जी ने किस शिद्दत से जीता है, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा मैं आपके सामने रखता हूँ। ये 14 देखिए गोविंदगंज विधानसभा है, राजू तिवारी एलजेपी 74,685 वोट इन्होंने पाया था। ठीक है, अब आप इन पे आ जाइए। इनके मौसा पशुपति कुमार पारस जी, ये पाए थे 46,049 वोट। और जीत का जो अंतर था, जो ये हारे थे अलौली अपना एक नौ अपने उम्र के हिसाब से तो मैं कहूँगा एक बच्चे से हार गए थे, जिसका वोट प्रतिशत था जिसने हासिल किया था 70,519 वोट। अब आते हैं आजकल के बड़ा जो चर्चित नाम है, नाम नहीं लूँगा उस पर पर्टिकुलर नूडल का, बट उसके नाम से जो व्यक्ति जाने जाते हैं, उनको देखिए। उन साहेबान ने अपने पिताजी के जीते जी, जो उस समय सांसद हुआ करते थे, ठीक है, वो मोदी लहर में भले जीत के आए होंगे या जैसा भी हो, उन्होंने प्राप्त किए थे 47,218 और हारे थे वो लगभग महेश्वर हजारी जी से, जिन्होंने इनके पिताजी को भी वैसे एक बार हराया था। हारे थे ये 84,904 वोट पाए थे महेश्वर हजारी जी ने। अब आप खुद पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आप आते हैं। अब आप ये बताइए कि उस लहर में जो व्यक्ति अपने दम पे चुनाव जीता हो, जो लगभग 75,000 वोट के आसपास से भारी मतों से जीता हो, वो व्यक्ति क्या मतलब किसी लहर का मोहताज था क्या? वो व्यक्ति जिसे उस समय हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उनको सदन का नेता बनाया था। सदन का नेता का शब्द शायद पेडिग्री प्रवक्ता नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उस समय पेडिग्री प्रवक्ता जो थे वो
बड़े साहब और चिराग जी गाड़ियों के पीछे दौड़ा करते थे कि कहीं एक सेल्फी मिल जाए, कहीं एक बार हेलो करने का मौका मिल जाए। वो ना मिल पाने की जो कसक है, चाहे राजू तिवारी जी से ही कहीं एक मुलाकात हो जाए। मुझे कभी बताएं कि कभी वो ऐसा दौर रहा होगा जब वो बंद कमरों में जो बैठकें होती थी, जब वो सदन के नेता थे, क्या बातें होती थीं, क्या पार्टी का मंतव्य होता था, क्या वो जानते भी हैं कि उनके जो अभी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो उनसे उनसे क्या संबंध रखते थे, क्या बातें करते थे। तो इसलिए देखिए, छोटे मोटे आरोप जो हैं वो अपने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप कर देते हैं, बट एक बहुत बहुत पुरानी कहावत है कि आसमान में थूकी गई थूक जो है वो खुद अपने मुंह पे आके पड़ती है। जो इसका सामने जीता जाता उदाहरण मैंने इलेक्शन कमीशन का डेटा से रख दिया है। और राजू तिवारी जी के बारे में रही बात यह है, तो राजू तिवारी जी हमारे पार्टी का सिरमौर हैं बिहार के लिए, और हम करोड़ों कार्यकर्ताओं के कप्तान हैं वो, और अपने कप्तान के शान में एक भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कप्तान की शान में एक भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, कई बार ये लगा है कि कहीं कोई दोनों तरफ से कोई नरमी तो नहीं है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है, तलखी कहीं खत्म तो नहीं हो रही। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री हैं, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चिराग जी के चाचा भी हैं। उन्होंने 12 जनपद के पते पर 9 वर्ष की शुभकामना भेजी, सौरभ पांडे के नाम से भेजी। तो लगा कि अगर चिराग पासवान के पते पर वो सौरभ पांडे को वहीं से ही 9 वर्ष की शुभकामना भेज रहे हैं, और जो कुछ भी हुआ है पार्टी में उसका जिम्मेवार वो सौरभ पांडे को समझते हैं, मानते हैं, तो जाहिर तौर पर चीज़ें लगता है ठीक हो रही हैं। लेकिन अब जिस तरह की जंग शुरू हो गई है आपकी पार्टी और रालोसपा के बीच में, प्रवक्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में, लगता नहीं कि सियासी रिश्ते भी सुधरेंगे। नहीं, मैं आपको उस पर पहले थोड़ा ठीक कर दूं। सौरभ कुमार पांडे जी का पता 12 जनपद नहीं था, ठीक है। सौरभ कुमार पांडे जी का अगर पता पे आपको सही में कार्ड भेजना था तब सौरभ कुमार पांडे जी को ही भेजते, जो बनारस का पता है, ठीक है। वहाँ भेज करके आपने क्या कहा जाए, एक राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की, आपने मेरे नेता को घेरने की कोशिश की। आप मुझे एक बात बताइए, 12 जनपद पे आप सौरभ कुमार पांडे को पत्र भेजना चाहते हैं, ठीक है। वहीं आपकी भाभी हैं जिन्हें आप माँ समान कहा करते थे अपने बड़े भाई के जिंदा रहते रहते, आप उनको देवी का अवतार करते थे। आपने अपने देवी को भेजा कार्ड, आपने अपने पुत्र को भेजा कार्ड, आपने वहाँ पे किसको भेजा? सौरभ पांडे को। आप और उसको मीडिया में वायरल भी किया। आप क्या जताना चाहते थे ये करके कि हाँ भाई सौरभ पांडे वहाँ रहता है, सौरभ पांडे को जाकर के देखिए। सौरभ पांडे जी ठीक है, जो भी उनका रिश्ता रहा हो, हमारे पार्टी से में कोई भी अधिकृत पद पे वो ना थे उस समय, ना अभी हैं, ना 12 जनपद से उनका कोई वैसा सरोकार है, जिसकी स्पष्टता आदरणीय रीना पासवान जी ने भी अपने इंटरव्यू में कर चुके हैं। एक आखिरी सवाल होगा आपसे, आप पार्टी के संसदीय बोर्ड के महासचिव हैं, और जो लोग कवर करते हैं, चूँकि हम कवर करते हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, आपकी पार्टी को, जो लोग इसको करीब से देखते हैं वो ये जानते हैं कि पर्दे के पीछे रहकर आपकी भूमिका बड़ी है। कई बड़ी रणनीति के सूत्रधार हैं आप, या यूं कहें कि कई बड़े संभावित खेल के सूत्रधार भी हैं आप, पर्दे के पीछे रहकर बहुत कुछ कर रहे हैं। ये जो मुलाकात हुई है, हालांकि इस पर मैं आपसे पूछ चुका हूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि उसके बाद भी, जब आपसे हमारी बात हुई उसके बाद भी पार्टी के कई बड़े नेताओं से भी हमारी बात हुई, संकेत मिले हैं कि महबूब अली कैसर से जो मुलाकात हुई है वो कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं थी, उसके राजनीतिक मायने भी हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, ठीक है। आपने जो भी अल्फाज कहे मेरे लिए उसके लिए शुक्रिया, बट मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने आप को कार्यकर्ता ही मानता हूँ। जो जिम्मेदारी पार्टी देती है, चाहे ग्रास रूट लेवल से हो या जो भी हो, मैं उसको बखूबी निभाता हूँ, पूरी शिद्दत से निभाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने नेता में पूरी आस्था है। रही बात उस मीटिंग की या उसकी, तो वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी। हमारी नेता भी कह चुके हैं, उन्होंने आपसे ही कहा है कि इसको किसी भी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। और रही बात उसके इतर अगर उसके आयाम ढूंढने की है, जैसा कि आप लोग ढूंढ रहे हैं या बाकी कुछ लोग भी और कह रहे हैं, तो उसमें आप अगर नोटिस करें तो आज पार्टी को टूटते अब 1 साल होने वाले हैं, ठीक है। जिन्हें जो पाना था वो पा चुके हैं, ठीक है। बाकी जो 5 लोग हैं, जो और लोग हैं, जिन लोगों ने बड़े अरमानों के साथ उनका साथ दिया होगा या उनको जो भी प्रलोभन दिया गया हो, तो वो तो अभी एकांतवास में कहिए कि मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, जैसा उन्होंने कैसर साहब से भी आपने कहा, जैसा आपने जो पूछा था तो उन्होंने कहा कि हाँ जब चिराग जी बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊँगा। तो ठीक है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, और यहाँ तो कोई परमानेंट दुश्मन दोस्त नहीं होता, तो वहाँ तो पारिवारिक रिश्ते हैं।
तो देखिए समय है, अभी गंगा जी में नीचे बहुत पानी गुजर चुका है, कितना और गुजरता है, कब वो दौर आएगा देखा जाएगा, समय बताएगा। तो समय बताएगा, गंगा में और भी पानी बहना बाकी है। और अपना एक चिर परिचित अंदाज है मयंक मौली का, और रालोजपा की तरफ से बयान आया प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को लेकर, और जाहिर तौर पर नाराज़गी जायज़ थी, और उसी चिर परिचित अंदाज में हमले की अपेक्षा भी आप दर्शक कर रहे होंगे। तो उसी चिर परिचित हम अंदाज में पलटवार भी किया है रालोजपा प्रवक्ता मनीष आनंद पर, और पूरा जो गणित है वो समझा दिया है, चुनाव का गणित। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।